जाने दिया इसको। ठीक है, जाने दिया इसको। आज आपसे एक अजीब सा सवाल है, थोड़ा कड़वा भी लगेगा। क्या हमारे हीरो अब इतने बड़े हो गए हैं कि एक बच्चे की आवाज़ उन तक पहुंचती ही नहीं, या फिर हम ही इतने छोटे हो गए हैं कि उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है? अगर आपको लगता है कि ये सवाल सुनना ज़रूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज बात थोड़ी अनकम्फर्टेबल होने वाली है। एक होटल की लॉबी, लोग, सिक्योरिटी, जल्दबाजी और बीच में चलते हुए विराट कोहली। तभी पीछे से एक छोटा बच्चा हाथ में बैट लिए सपनों को पकड़ने की कोशिश करता हुआ दौड़ता है। वो पुकारता है, विराट विराट। उसकी आवाज़ में वो मासूमियत है जो अभी तक दुनिया की रियलिटी से नहीं टकराई। उसे लगता है हीरो सामने है तो हीरो रुकेगा भी, लेकिन हीरो नहीं रुकता। नज़र नहीं उठती, कदम नहीं रुकते। बस सिक्योरिटी बच्चे को साइड कर आगे बढ़ जाती है और बच्चा पीछे छूट जाता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी बदलती है। वो बच्चा वापस आता है, चेहरे पर सवाल, आंखों में खालीपन, और फिर वो रोते हुए अपना बैट ज़मीन पर फेंक देता है। लोग कहेंगे, देखो पेरेंटिंग खराब है, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा सपना टूटे तो आवाज़ कैसी होनी चाहिए, धीमी, सभ्य या बिल्कुल खामोश। और अब एक कड़वी बात सुनिए। हमारे स्टार्स कहते हैं हम बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हैं, पोस्ट डालते हैं, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। लेकिन जब एक बच्चा सच में ड्रीम लेकर सामने आता है तो जवाब मिलता है, सॉरी नॉट नाउ। अब बचाव भी आएगा। मैच था, ड्यूटी थी, टाइम नहीं था। बिल्कुल सही, लेकिन एक सीधा सवाल, क्या 30 सेकेंड अब लग्जरी बन चुके हैं? क्या 1 सेकेंड के लिए मुड़कर देखना इतना महंगा हो गया कि उसे अफोर्ड नहीं किया जा सकता? क्योंकि सच ये है, आपके लिए वो एक रैंडम मोमेंट था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो उसकी पूरी चाइल्डहुड मेमोरी बनने वाला था। एक कहानी जो वो सालों तक सुनाता। मैं विराट से मिला था, लेकिन अब शायद वो यही सीखेगा, हीरो सिर्फ स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। और हाँ, हम भी कमाल के लोग हैं, हर बार हर चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि सवाल पूछना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन आज सवाल सीधा है, क्या एक रोल मॉडल होना सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स तक सीमित है, या फिर उसमें थोड़ा सा दिल भी शामिल होना चाहिए? अब आप बताइए, अगर आप उस जगह होते, क्या 30 सेकंड देते या बिना देखे आगे बढ़ जाते? और सच सच बताइए, आपको क्या लगता है, विराट कोहली ने जो किया वो सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइए। क्या बॉलीवुड फिर वही गलती दोहराने जा रहा है? क्या एक बार फिर एक टैलेंटेड एक्टर को धीरे धीरे साइलेंस किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब निशाने पर है रणवीर सिंह? वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो बात आज हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक एक्टर की नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी है। रणवीर सिंह एक ऐसा नाम जिसने अपने दम पर हर किरदार को जिया है, चाहे वो खिलजी की खौफनाक हंसी हो या हाल ही में धुरंधर में उनका इंटेंस अवतार। हर बार उन्होंने खुद को तोड़ा है, फिर से बनाया है। लेकिन सवाल ये है, जब एक एक्टर इतना डूबकर काम करता है तो अचानक उसके खिलाफ आवाज़ें क्यों उठने लगती हैं? आपको याद है जब रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था, खबरें आई थी कि वो महीनों तक अपने किरदार में डूबे रहे, लोगों से दूरी बना ली, यहाँ तक कि शूट खत्म होने के बाद भी वो उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी थी। और फिर उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें मानसिक तौर पर काफी असर पड़ा था। मुझे अपनी मम्मी को फोन करके बोलना पड़ा कि मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ और ये अच्छी फीलिंग नहीं। लेकिन अब जब धुरंधर जैसी फिल्म में उन्होंने फिर से एक इंटेंस रोल किया तो इस बार वो चुप क्यों हैं? क्या उन्होंने सीख लिया है कि ज्यादा बोलने का मतलब है ट्रोलिंग, या फिर उन्हें पहले ही चेतावनी मिल चुकी है? अब एंट्री होती है एक और नाम की, जिम सर्व, जो खुद रणवीर के साथ पद्मावत में काम कर चुके हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो मेथड एक्टिंग पर तंज कसते हुए कहते हैं, शट अप ब्रो,
तुम्हें अपनी लाइंस तक याद नहीं रहती थी? Actors that are like, you know, I was so like stuck in my character. I had to get mental therapy and all for like weeks after. It's like, shut up, bro. You didn't even know your lines on the day. Like, अब लोग क्या कह रहे हैं? सीधा इशारा रणवीर सिंह की तरफ। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है। कुछ समय पहले एक और एक्टर ने भी इसी तरह की बात कही थी, लेकिन तब लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया। अब वही बात जब इंडस्ट्री के दूसरे लोग दोहराने लगते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक ओपिनियन है या फिर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? और यहीं से उठता है सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सवाल, क्या बॉलीवुड फिर से किसी एक्टर को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हम पहले भी ये देख चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक नाम जो आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। एक ऐसा एक्टर जो टैलेंटेड था, अलग सोचता था, लेकिन धीरे धीरे उसे आउटसाइडर, डिफिकल्ट, मेंटली अनस्टेबल जैसे टैग्स दिए गए और फिर एक दिन वो कहानी खत्म हो गई। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या रणवीर सिंह की सक्सेस, उनका अलग तरीका कुछ लोगों को खटक रहा है, या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है? सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज साफ है, जब भी कोई एक्टर सिस्टम से अलग जाकर काम करता है तो या तो उसे सिर आंखों पर बैठाया जाता है या फिर धीरे धीरे नीचे गिराया जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सिर्फ एक बहस है या फिर एक पैटर्न? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। एक गाना जिसे पहले ठुकरा दिया गया, वही गाना बाद में इतिहास बन गया। और चौंकाने वाली बात यह है, दम और दम शुरुआत में आशा भोसले के लिए था ही नहीं। सोचिए, अगर उस दिन एक फैसला बदल जाता तो क्या आज ये गाना इतना आइकॉनिक होता? 1971, हरे रामा हरे कृष्णा, देव आनंद, जीरत अमान और एक अलग ही दुनिया, हिप्पी कल्चर। नेपाल की वादियों में शूटिंग चल रही थी और वहीं एक सोच जन्म ले रही थी। आर.डी. बर्मन को लगा इस फिल्म में एक ऐसा गाना होना चाहिए जो सिर्फ सुना ना जाए, महसूस किया जाए। उन्होंने आनंद बख्शी से कहा, कुछ ऐसा लिखो जो नियमों को तोड़ दे, और फिर लिखा गया, दम और दम मिट जाए गम। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है दोस्तों। पहली आवाज जिसके लिए ये गाना सोचा गया, लता मंगेशकर। हाँ, वही आवाज जो हर दिल में बसी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए गाना सिर्फ धुन नहीं था, जिम्मेदारी थी। वो कभी ऐसा गाना नहीं गाना चाहती थी जो समाज की एक नेगेटिव साइड को ग्लोरीफाई करे। फिर नाम आया उषा उत्थुप, उनकी अलग भारी आवाज जो क्लब्स में गूंजती थी। देव आनंद खुद उन्हें लेकर आए थे और कहा था इनकी आवाज कुछ नया कर सकती है। सब कुछ सेट था, लेकिन तभी कहानी ने एक शार्प मोड़ लिया। अचानक आर.डी. बर्मन ने फैसला बदला और ये गाना दे दिया आशा भोसले को। और यहीं से मैजिक शुरू हुआ। एक गाना जिसे लेकर डर था कि ये बैन हो सकता है। खुद देव आनंद भी पूरी तरह कन्विंस नहीं थे, क्योंकि लिरिक्स बोल्ड थे और मैसेज कंट्रोवर्शियल। लेकिन रिस्क लिया गया और वही रिस्क इतिहास बन गया।